मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग रेशनल नंबर को समझने चल रहे हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो आखिर उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस आधार पे हम लोग रेशनल नंबर को देखते हैं और फिर उसके बाद उसकी क्या क्या यूजेज होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सबों के बारे में आज हम लोग चर्चा किया जाएगा। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो बेसिकली ये वीडियो क्लास 7th के लेवल के लिए है। ठीक है, बट क्लास 8, क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों में भी रेशनल नंबर होता है। वो लोग भी अगर चीज़ों को इसको अच्छे से देखेंगे तो इसमें उनको भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जिससे वो अपने आप को और मॉडिफाई कर सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। रेशनल नंबर जानने से पहले हमें कुछ और टर्म्स होते हैं जिनको जानना जरूरी होता है। ठीक है, जनरली जहाँ पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ठीक ना, तो रेशनल नंबर में क्या होता है उसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। आई थिंक एवरीवन वुड हैव नोन दिस, राइट। सभी लोग लगभग जानते ही होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक ना, देखिए एक्चुअली हमें पढ़ना है और पढ़ाना है, तो ऐसा नहीं है कि सर मुझे तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर आता है, बट ये वीडियो सबके लिए है। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ये सारी चीज़ें नहीं आती होंगी, अच्छे से डेफिनेशन नहीं आता होगा। ठीक है, तो फिर भी हमें क्या है, कुल मिला के बेसिक कंसेप्ट देखना है। जिन बच्चों को ये अच्छे से आता होगा एक बार उनके लिए रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो होंगी वो नहीं मिल सकती हैं। ठीक ना, अगर हम लोग बात करें नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, पहले जब अगर देखा जाए स्टार्टिंग में जब लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे तो सबसे पहले उनको काम आया, जो यूज करने की चीज़ें आई वो नेचुरल नंबर की आई। वो किसी भी चीज़ को देखते थे तो 1 2 3 4 काउंट करना शुरू कर देते थे। ठीक है, वहाँ पे मतलब कोई जीरो का अस्तित्व ही नहीं था। बस में इस वजह से वहाँ पे क्या हुआ, नेचुरल नंबर यानी कि नेचुरली लोगों के दिमाग में अपने आप काउंटिंग शुरू हो गई और वहाँ से वो नेचुरल नंबर का उदय हो गया। बस में, लेकिन बाद में जब देखा गया, जब इंडिया आगे आया, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी और गर्व महसूस होगा कि नेचुरल नंबर जब पूरी दुनिया में चल रहा था उस समय एक नई सोच लेके इंडिया आया था। ठीक है, और वो था होल नंबर का। बात समझ में आया? तो नेचुरल नंबर जो जितने काउंटिंग नंबर्स थे ना, फिर उसके बाद इंडियन के जो हमारे मैथमेटिशियन लोग थे उनके दिमाग में आया कि अगर कोई चीज़ है, कुछ भी अगर है हमारे सामने तो हम तो उसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं है हमारे सामने, किसी भी चीज़ के बारे में बोला जाए, जैसे मान लीजिए कि क्लास में आप बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर आपके सामने आ जाए कि क्लास से आप कहीं मान लीजिए प्लेग्राउंड में गए अपने खेलने के लिए, खेल रहे हैं, वहाँ पे आपके टीचर ने पूछा कि ये बताओ क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे सर 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने रहेंगे उतने आप बता दोगे। बट जब कोई बच्चा नहीं होगा उस क्लास में, सारे बच्चे प्लेग्राउंड में मौजूद होंगे, तो आप उस समय क्या कहेंगे, है ना। अगर आपको इस चीज को नंबर में एक्सप्लेन करनी हो तो आप क्या कहेंगे, समझे बात को। तो इस ऐसी कुछ सोच लेके हमारे मैथमेटिशियन लोग आए और फिर उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक जीरो दिया। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि सर क्लास में कोई बच्चा नहीं है, बट इट्स अ लैंग्वेज। ये क्या है, क्लास में कोई बच्चा नहीं है, देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास। तो ये क्या है, आपका पूरा एक सेंटेंस है। बट अगर हमको नंबर में बोलना हो, हमको उनको मैथमेटिकली समझाना हो, तो हम कैसे समझाएंगे जब क्लास में कोई बच्चा नहीं होगा तो। ठीक है, उसी जो कन्फ्यूजन थी, जो प्रॉब्लम सामने आई थी, जो समस्या सबके सामने आई थी, वही क्या थी आपकी, उसका निस्तारण जो है अपने इंडिया ने किया था जीरो देके। ठीक है, तो जब ये नेचुरल नंबर हमारे चल रहे थे, उसी के साथ जब जीरो को बनाया गया तो उस जीरो को उसमें इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, और जीरो को जैसे इंक्लूड कर दिया गया, फिर ये पूरा क्या कहलाने लगा, आपका होल नंबर, जो नया सिस्टम बन गया। क्योंकि 1 से सारे सिस्टम बने हुए थे, तो 1 से लेके सारे नंबर यहाँ पे इंक्लूड हो रहे थे। ठीक ना, लेकिन जब जीरो का आविष्कार हो गया, जब जीरो को बना दिया गया, जीरो की धारणा सबके अंदर आ गई, तो उस समय क्या हुआ, जब उस नेचुरल नंबर, जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर की जो है 1 2 3 4 5 ऐसे करके नेचुरल नंबर ऐसे करते चला गया। ठीक है, इसी में जब हमारे इंडियंस ने क्या किया, यहाँ पे जीरो इंक्लूड कर दिया। बात समझ में आया? तो इस पूरे पहले इतना जो था इसको हम लोग कहते थे नेचुरल नंबर, लेकिन जब इसको भी इंक्लूड कर लिया गया तो इस पूरे को फिर कहा जाने लगा होल नंबर।
बात समझ में आ रहा है? तो इस वजह से क्या हुआ कि अब जो नया नंबर का सिस्टम बन गया वो किसका बन गया? होल नंबर का बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोगों से क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मान लीजिए तो समझने की बातें होती है कि ऐसे करके एक सोच आई होगी। ठीक है, देखिए हर चीज में एक सोच होगी तभी कोई काम आपका होता है या कोई आविष्कार होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, आप कहोगे सर 1, क्योंकि 1 से ही नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, और हाईएस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, कहोगे सर कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे मान लीजिए, ठीक है, इतना हम लोग बोल देते हैं कि सबसे छोटा वाला 1 होता है और सबसे बड़ा वाला जो होता है उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। कोई भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है, क्यों हम सबसे बड़े को क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स जो हमारा होता है वो एक तरीके का साइंस है, और साइंस में जितनी बातें रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करती होंगी उससे ज़्यादा मैथ्स करती है। ठीक ना, तो साइंस में कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्शनल चीज़ें मिलेंगी, कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन मिलेगा, बट मैथ्स ऐसा नहीं है। मैथ्स में पूरी चीज़ें जो होती हैं एकदम जिस नियम को बनाया गया है, जिस रूल को बनाया गया है, वो सारे रूल्स जो होते हैं मैथ्स में फॉलो होते हैं। इट्स अ बेस्ट साइंस आप कह सकते हो। ये जो होता है ना एक तरीके का सबसे बेटर होता है, और आप कह सकते हैं द बेस्ट। साइंस भी साइंस को उतना नहीं मानता है जितना मैथ्स मानता है। बात समझ में आया? तो इसका मतलब आपको अगर कह दिया जाए कि ये बताओ कि क्यों सबसे लार्जेस्ट नंबर आप नहीं सोच सकते, सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आप क्यों नहीं बता सकते? ठीक है, समझ रहे बात को? और कुछ बच्चे कहते हैं सर इनफाइनाइट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट इज नॉट एनी नंबर, राइट? इनफाइनाइट कोई नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, बस वो एक सोच है, एक इमेजिन की गई कंडीशन है, उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट। बात समझ में आया? तो आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट नंबर हम क्यों नहीं पा सकते, तो एक सिंपल सा जवाब है, देखिए हर कंजिक्यूटिव नंबर जो भी होगा, जैसे आपका 0 से 1 आया, 1 से 2 आया, 2 से 3 आया, 3 से 4 आया, 4 से 5 आया, तो इसमें क्या हुआ होगा, सब में 1 ऐड हुआ होगा, राइट? सब में क्या हुआ होगा, 1 ऐड हुआ होगा। ठीक ना, जब सब में 1 ऐड हुआ होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बड़ा नंबर, मतलब कोई नंबर है उससे अगला नंबर अगर हमको चाहिए तो हम उसमें 1 ऐड करेंगे। बात यही होगा ना, मतलब तो यही निकलेगा कि जब भी हमको कंजिक्यूटिव अगला नंबर चाहिए होता है तो हम पिछले वाले नंबर में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, फिर उससे अगला चाहिए तो उसमें फिर 1 ऐड करेंगे, फिर उससे अगला चाहिए तो फिर 1 ऐड करेंगे, यानी ऐसे हम 1 ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको पूरे सीरीज में जहां पे आप 1 ऐड करें तो अगला नंबर ना आए, या फिर 1 ऐड करें तो आंसर ना आए। मान लीजिए अगर इसका खात्मा होता, जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि यहाँ पे इसका खात्मा है, यानी कि नेचुरल नंबर मान लीजिए कि 5 तक है, जस्ट एनी फॉर एग्जाम्पल, राइट? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 हमारा अगला, यानी कि लास्ट नंबर है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि 5 क्या हमारा लास्ट नंबर है। इसका मतलब अगर हमने इसमें 1 ऐड किया तो ये आया होगा, 1 ऐड किया तो ये आया होगा, 1 ऐड किया तो ये आया होगा, और 1 ऐड किया तो ये आया होगा। इसके बाद 1 ऐड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 5 को मान लेते हैं कि ये लास्ट नंबर है। बस समझ में आया? तो जब 5 को हम लोग लास्ट नंबर मान लेंगे, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारे पूरी सीरीज में जो नेचुरल नंबर की सीरीज होती है उसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 1 ऐड करे तो आपको नया नंबर न मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप, मैंने कहा कि ये पूरा जो है, ये पूरा हमारा जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, जस्ट ऐड 1 टू इट, कैन यू नॉट गेट एनी नंबर? दिस इज 0 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 3, वी हैव गॉट अ नंबर, राइट? फिर इसमें भी 1 ऐड कर दीजिए, आपको फिर से नंबर मिलेगा। जो आएगा उसमें 1 ऐड कीजिए, फिर से नंबर मिलेगा, उसमें ऐड कीजिए, फिर से नंबर मिलेगा, यानी आप पूरे जीवन 1 1 ऐड करते चले जाएंगे, लेकिन आपको नया नंबर मिलता रहेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सबसे लार्जेस्ट नंबर जो होता है हम उसको बता नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज को देखिए, हर चीज का हमको जवाब होना चाहिए। देखिए रट लेना सिर्फ नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटेड नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, बट जब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा, आप कह दोगे 1, सबसे बड़ा कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, और कैन बी टोल्ड। तो आपको ऐसे जब सेंटेंसेज आपको मिलते हैं तो उस समय आप कहोगे कि अगर वहीं पे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि बेटा ये बताओ कि सबसे बड़ा नंबर हम लोग क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा? यही होगा ना,
अब से आपके पास एक जवाब होगा कि सर सब जो भी नंबर हमारे पास होता उसमें 1 ऐड करने पे हमको अगला मिल जाता, फिर उसमें भी 1 ऐड करें तो हमको अगला मिल जाता। तो जब हमको अगला नंबर मिलता रहेगा तो हम सबसे बड़ा नंबर कैसे पाएंगे? पसंद है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे छोटा इसमें जो होता है नेचुरल नंबर में 1 होता है, सबसे बड़ा को हम बता नहीं सकते। उसी तरीके से होल नंबर में सबसे छोटा कौन हो जाता है? 0 हो जाता है, और सबसे बड़े को हम लोग बता नहीं सकते। सबका रीजन एक है, क्यों नहीं बता सकते? पसंद में? अब अगर कोई आपसे कह दे कि ये बताइए कि सबसे छोटा नंबर 0 और 1 ही होता है, मतलब अगर नेचुरल नंबर में बात करें तो कह दिया जाए कि 1 होता है, सॉरी हाँ, नेचुरल नंबर में अगर कह दिया जाए तो कहोगे कि 1 होता है सर। कह दिया जाए होल नंबर में तो आप कहोगे 0 होता है सबसे छोटा। लेकिन 1 और 0 ही क्यों होता है? तो देखिए, छोटा नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब रिवर्स सोचते हैं। 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, राइट। अब हम लोगों को बात किया जाए कि नेचुरल नंबर 1 ही है सबसे छोटा, ये आपको कैसे पता? आप कहोगे सर 1 में हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, व्हाट वी विल गेट, इट्स 0 एंड 0 डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल नंबर। 0 जो होता है नेचुरल नंबर की कैटेगरी से बाहर होता है। बात समझ में? जब उसकी कैटेगरी से ही बाहर हो गया तो फिर उसका छोटा पार्ट कैसे हो गया? बात समझ में? जैसे आप लोग अपने क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए ऐसे, अब बोल दिया जाए कि सबसे कम एज का बच्चा बताइए। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 7th में हो, अगर देखा जाए तो ये वीडियो पर्टिकुलरली क्लास 7th के बच्चों के लिए ही है, ठीक है। लेकिन अगर और क्लासेज में आप हो तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रट लेना, क्लासेज आगे चले जाना दूसरी बात होती है, समझ के कॉन्सेप्ट को रखना दूसरी बात होती है, ठीक है ना। तो क्लास 7th में मान लीजिए है, तो मान लीजिए आपकी अप्रॉक्स एज 12 ईयर्स है, ठीक है। कोई ऐसा भी बच्चा होगा कि हो सकता है कि वो 11 का हो, या फिर कोई ऐसा भी होगा कि हो सकता है कि 10 का हो। इतना लगभग हो सकता है, हालांकि कोरोना काल में इतना पॉसिबल नहीं होगा कि इतना कम हो 7th में 10 साल का, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एक साल लेट हो चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, आपकी क्लास में मान लीजिए कि इतने बच्चे हैं। अब मैं पूछूं कि सबसे छोटे एज यानी सबसे कम एज जो है वो किस बच्चे की है? क्लास 7th में। तो आप लोग अपने में देखोगे, कुछ लोग खड़े होंगे सर मेरी एज 12 है, कुछ खड़े होंगे कहेंगे मेरी तो 11 यानी कि मैं छोटा हुआ, कोई कहेगा मैं 10 हूँ, मैं छोटा हुआ, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि सर मेरे स्कूल में ना LKG का जो बच्चा है ना वो भी है, वो 4 में पढ़ता है या 4 ईयर्स का है। तो LKG का बच्चा 4 ईयर्स का है, मैं मानता हूं कि इन लोगों के कंपेयर में ये छोटा है, बट क्या वो आपके क्लास का है? नहीं ना। उसी तरीके से ये 0-1 से छोटा है, बट ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी का नहीं है, वो किसी दूसरे क्लास का है, यानी कि दूसरी कैटेगरी का है। पसंद में? इस वजह से हम लोग कभी भी सबसे छोटे को जब भी बोलना होगा तो क्या कहेंगे? 1 होगा। सेम उसी तरीके से अगर हम 0 में 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, जो कि इस क्लास का नहीं रहा। पसंद में? तो इस वजह से अपने ही क्लास में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे बड़ा नंबर हम लोग ना तो होल नंबर बता सकते हैं, ना तो नेचुरल नंबर बता सकते हैं, बट सबसे छोटा हम बता सकते हैं, दैट इज 1 and 0, राइट। नाउ कम टू इंटीजर, लेट मी इरेज देम। What about integer? Integer is a number which include all the natural numbers along with its negative part. ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर को पूरा इंक्लूड करेगा और साथ में 0 भी रहेगा और नेगेटिव पार्ट भी होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे 0 को तो इंक्लूड करेगा ही करेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि इन सबको भी इंक्लूड करेगा, लेकिन ये नेगेटिव पार्ट भी -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब कहोगे सर जी इसका कंसेप्ट कैसे आया होगा? आपने तो बताया कि नेचुरल होल नंबर में था कि जब कोई चीज़ नहीं होगी तब हम लोग कैसे उसको सोचेंगे, मैथमेटिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0 बना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे शुरू में तो बहुत ज़्यादा स्टडी का मटेरियल था नहीं कि बहुत ज़्यादा आप स्टडी कर रहे हो जिसकी वजह से आपको चीज़ें निकालनी पड़ी, ठीक है। आपके पास 10 रुपए हैं और वो आपके रुपए हैं, तो आप कहोगे सर ये +10 में आएगा। लेकिन आपके पास 10 रुपए हैं, लेकिन उसमें आपने क्या किया है? किसी से उधार लिया है, तो उसको देना भी तो है, यानी वो रुपए आपके पास हैं बट वो आपके नहीं है।
बस समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो रुपए आपके पास हैं बट वो आपके नहीं है, तो यानी कि उसको आपको माइनस करना है। ठीक है, यानी कि वो कैसे आया होगा, पहले आपके पास एक भी रुपया नहीं होगा, आप गए होंगे किसी से उधार लाने और आपके पास हुआ होगा 10 रुपए। बात समझ में आया? अब इसमें क्या है कि आपको फिर 10 रुपए के, अगर 10 रुपए तक आपको पहुंचना है तो पहले आप अपनी इनकम करेंगे, है ना, पापा से उधार मांगेंगे, पापा से पॉकेट खर्च मांगेंगे, कुछ कुरकुरे खाने के लिए मांगेंगे, चॉकलेट खाने के लिए मांगेंगे, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको जो बच्चों का होगा, तो यहाँ पे 0 से जो 10 तक की बात होगी, ये आपके पास तुरंत नहीं आ जाएगा। अगर आपने कुरकुरे के लिए पैसा मांगा 10 रुपए, तो वो 10 रुपए तो अभी आपको देने हैं ना किसी को जिससे आपने लिया है, तो वो 10 रुपए आपके इससे पॉजिटिव नहीं करेंगे, मतलब आपकी वैल्यू ये नहीं होगा कि 10 रुपए आपको पा गए तो आपके पास 1 रुपया हो गया या 10 रुपया हो गया, नहीं, वो आपको देना है। देना है का मतलब वो आपके खाते में नहीं आने वाला है, उतना अभी आपको माइनस करना है। अपने पास जो भी वैल्यू होगी उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने पापा से मांगा और पापा ने आपको 20 रुपया दे दिया, तो क्या 20 रुपये आपके हैं? नहीं, अभी 10 रुपये जो आपने मांगा था वो 10 रुपये इसको देना होगा, फिर आपके पास आगे बढ़ेगा। बात समझ में आया? तो ये जो कर्ज वाली बात होती है ना, किसी से मांगना, उधार लेना, उसी चीज को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया किससे, निगेटिव नंबर से। बात समझ में आया? जैसे मैं मान लीजिए कि मैंने 2 लाख रुपए उधार लिया है किसी से, तो मैं माइनस में 2 लाख हूं, 2 लाख मेरे पास है बट वो मेरा नहीं हो, पॉजिटिव नहीं हो, मेरे किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि मुझे वो चुकता करना है, वो कभी ना कभी मेरे यहाँ से जाएगा ही जाएगा, तो मैं माइनस में 2 लाख आऊंगा। बस समझ में आया? तो इस वजह से ये माइनस की अवधारणा जो बनी वो एक स्ट्रक्चर बनता चला गया, और फिर इसी चीज को लोगों ने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसलिए एक नया हमारा सिस्टम बन गया, क्या, इंटीजर। बस समझ में आया? फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन की, ठीक है, फ्रैक्शन में क्या होता है, हुआ क्या, जैसे मान लीजिए कि ठीक है हमने एक पूरा बनाना सीख लिया नेचुरल नंबर के द्वारा, कुछ नहीं होगा तो 0 के द्वारा, कर्ज में होंगे तो निगेटिव के द्वारा। लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 2 भाई हैं, ठीक है, और उनके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, मम्मी ने बोला कि जाके बेटा दोनों लोग बराबर बराबर बांट लो। आपने क्या किया, इसको तोड़ा और आधा अपने भाई को दे दिया और आधा खुद ले लिया। बस समझ में आया? एक चॉकलेट थी, उसको 2 पार्ट में आपने किया, एक अपने भाई को दे दिया और एक आपने खुद ले लिया। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि ये जो भाई को दिया ये आप दिया, आपने कितना लिया और भाई को कितना दिया, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बस समझ में आ रही है ना? अगर आपने भाई को दिया और खुद भी लिया तो आपने टोटल तो एक ही था पहले ना, उसको आपने ना तोड़ा, टोटल तो एक था लेकिन उसको आपने तोड़ा, ठीक है, तो वो तोड़ दिए, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1 से कम हो बट 0 भी ना हो। जैसे हमारे यहाँ जो सोच बनी थी वो 1 के बाद एकदम ना हो तब के लिए 0 बना था, लेकिन हो भी और 1 पूरा ना हो, उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। बस समझ में आया? तो इसी सोच के साथ जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है ना, तो 1 से कम, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए 0 है और यहाँ पे मान लीजिए 1 है, 1 भी पूरा नहीं है, यानी 1 से कम है बट 0 से ज्यादा है, तो ये बीच में हमको कुछ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे 0 से लेके 1 के बीच में होगा। ठीक है, उसी सोच के कारण हमारे पास किसको बनाया गया, फिर हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने फ्रैक्शन को बनाना शुरू किया, इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और लास्ट में निकाला इसको 2 फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ठीक है, न्यूमरेटर में कहा कि जितने पार्ट आपके पास हैं वो रहेगा, और डिनोमिनेटर में कहा कि जितना टोटल टुकड़े आपने किया है वो रहेगा। ठीक है, यानी कि आपने 1 का 2 टुकड़ा किया तो नीचे आपको डिनोमिनेटर में उसको 2 रखना है, और ऊपर आपको क्या रखना है, आपने उन दोनों में से आपने कितना लिया, 1 रखना है। जैसे मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए पिज्जा आ गया, ठीक है, अब इस पिज्जे को आपने टुकड़ों में बांटना शुरू किया, ऐसे कटा रहता है ना, ऐसे, ठीक है, अब इसको अगर हम लोग बात करें तो ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा और 5वां टुकड़ा, यानी कि एक पिज्जा टोटल 5 टुकड़ों में है। अब आपने क्या किया कि अपने भाई को इतना टुकड़ा पूरा दे दिया, भाई थोड़ा सा बड़ा था, आपसे छीन लिया, बोला मैं इतना खाऊंगा। आपकी सिस्टर है छोटी, उसको आपने कहा कि तू इतना ले लो, ठीक है, छोटी थी उसको भुलवा दिए कम देके, और अपने पूरा ये ले लिया। बात समझ में आया? इसको हम अगर अलग ढंग से समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा फिगर बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, ऐसे
ये वाला आपका बड़ा भाई ले लिया, ठीक है, ऐसे रहा तो ये आपकी सिस्टर ले ली, और फिर उसके बाद ऐसे रहा तो ये आपने क्या किया, खुद ले लिया। इसको अगर हम लोग समझे तो इस तरीके का होगा, है ना। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके भाई ने कितना लिया, तो आप ये थोड़ी कहोगे सर जी 2 ले लिया, क्योंकि टोटल तो एक ही था, तो फिर 2 कैसे ले सकता है। आपकी सिस्टर ने कहोगे 1 ले ली, तो फिर आपने क्या लिया, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको जब हम लोग सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, जैसे हमारे पास टोटल कितने टुकड़े हमने किए थे, 5, राइट। टोटल टुकड़े हमने कितने किए थे, 5। 5 में से कितने टुकड़े भैया ने ले लिया, 1 2, यानी कि 2, ठीक है। यानी भैया ने कितना लिया, 2/5। आपकी सिस्टर कितना ली, क्योंकि टोटल 5 टुकड़े थे, ठीक है। उसमें से देखिए ये मत कहिए कि सर जी तीसरा टुकड़ा ले लिए, ठीक है, वो एक ही है ना, चाहे वो तीसरे नंबर पे क्यों ना आता हो, एक ही है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1, ठीक है। उसी तरीके से आपने कितना लिया, तो टोटल 5 टुकड़े थे और आपने उसमें से 2 ले लिया, ठीक है। तो इसी चीज का जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इसी चीज को कहा जाता है फ्रैक्शन। बस समझ में। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शन आगे बढ़ना शुरू किया और लोग फिर इसका यूज करना शुरू किए, और आज हमारी लाइफ में बिना फ्रैक्शन के काम नहीं हो सकता, ठीक ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो फ्रैक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करने जाएं तो आप ऐसे नॉर्मली एक लैंग्वेज अगर देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। जो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। इसी को किसी किताबों में क्या करते हैं कि इसको p मान लेता है न्यूमरेटर को और इसको q मान लेता है, तो कहा जाता है द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। बट p और q कहने से शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर जी यहाँ पे हम तो नंबर पढ़ रहे हैं, है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, और फिर आप कह रहे हैं कि ABCD पढ़ो p और q, ठीक ना। तो आपको जिससे आसान लगे उसको याद कर लीजिएगा। फ्रैक्शन को अगर नॉर्मली आपको करना है तो द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब भी ऊपर वाले को हम लोग हमेशा न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हमेशा डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज नोन एज व्हाट, फ्रैक्शन, राइट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान इसमें रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर मैं ये कहूं कि 2/0 क्या यह फ्रैक्शन है, तो मैं कहूंगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद वही बात है कि आसानी से मानना तो है नहीं। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा तो आप कहोगे नहीं, है ना। अब बात ये उठती है कि क्यों, तो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को समझिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, चाहे वो इंसान कैसे भी घुमा के पूछे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जितना टोटल टुकड़ा होगा, जितना टोटल टुकड़ा होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। अब आपके पास कोई एक चीज है, कोई भी एक चीज है, कम से कम इसको अगर टुकड़ा नहीं भी करेंगे तो भी 1 माना जाएगा, माना जाएगा कि नहीं। जब इसका एक भी टुकड़ा नहीं करेंगे तब भी ये 1 माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, एक तो है, यानी कि कुछ भी अगर है इट कैन नॉट बी 0। अगर वो है ही नहीं तो आप कैसे उसको बांटोगे। इसके कहने का मतलब यही है ना कि 0 टुकड़ा किया और उसमें से 2 ले लिया, जब है ही नहीं बच्चा तो लोगे कैसे, बात समझ में आया। इसलिए फ्रैक्शन में आपका इंक्लूड ही नहीं होगा, ठीक ना। कोई भी चीज का अगर टुकड़ा कर दिया, जैसे इसको ऐसे कर दिया तो कहोगे सर 2 टुकड़ा हुआ, ऐसे कर दिया तो कहोगे सर 4 टुकड़ा हुआ, है ना, ऐसे कर दिया तो कहोगे सर 6 टुकड़ा हुआ। यानी कि टुकड़े बढ़ते जाएंगे, आप उसको तोड़ते जाएंगे। लेकिन जब आपने तोड़ा ही नहीं तो ये टोटली एक माना जाता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि मान लीजिए आपको ऐसे कोई नंबर दिया गया हो तो आप उसके बाई में 1 खुद मान सकते हैं, इफ यू वांट टू बी रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। बात समझ में आया। अगर आप इसको फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप उसके बाई में 1 मान लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज होता है तो उसका एटलीस्ट 1 तो होता ही है, एक तो होती ही है चीज अगर वो है तो, ठीक है। इसी वजह से क्योंकि जितनी टुकड़े रहेंगे, जितनी चीजें रहेंगी, हम उसी को 1 कहने वाले हैं, सॉरी उसी को डिनोमिनेटर कहने वाले हैं, ठीक ना। और अगर हमने टुकड़ा किया ही नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 होगा। इसलिए हर नंबर के नीचे हम लोग अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेते हैं, ठीक ना। अगर कोई क्वेश्चन आपसे करे कि जैसे मान लीजिए आपसे ऐसे कर दिया जाए 1/2 + 3, बेटा इसको करो, तो
टीचर्स जनरली क्या कहते हैं कि बेटा इसको बाई में 1 मान लो और एलसीएम ले लो, ठीक है। लेकिन कभी टीचर ने ये नहीं बताया कि इसको हमने 1 क्यों माना, और आपने कभी पूछा नहीं, ठीक है। टीचर के पास बहुत सारे काम होते हैं, वो अपना सारा काम करेंगे, पूरे कोर्स का उनको टेंशन होता है, दूसरे और एक्टिविटी उनके पास होती है, कुछ घरेलू चीज़ें होती हैं, तो उनके दिमाग से ये बात स्किप कर सकती है कि 1 क्यों होता है, ठीक है। बट वाई डिडंट यू आस्क, आप क्यों नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो 1 होने का रीजन अब समझ में आया, 1 क्यों होता है डिनोमिनेटर में, हम लोग हमेशा 1 क्यों मानते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बात समझ में आया। तो फ्रैक्शन के बारे में समझ में आया ना, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में याद रखिएगा इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज आपके पास हो और वो एक भी ना हो, बात समझ में आया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो ये हमारा होता है फ्रैक्शन, ठीक ना। अब उसके बाद आते हैं हम अपनी टॉपिक पे, रेशनल नंबर, ठीक है। तो आज इसको सारे को इरेज कर देते हैं। जो भी ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग अपने बुक्स में से थोड़ा सा देख लीजिएगा, या फिर अगर आपको लगे कि मुझे नोट्स भी करवाने चाहिए, क्योंकि देखिए जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व किया जाएगा तो वहाँ पे तो आप लोग नोट्स करते रहेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें जानना जरूरी है, ठीक ना। जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही रहने वाला हूँ, एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा। ये वीडियो जो होगी बच्चों के लिए 7th और 8th, एक दिन जैसे मान लीजिए कि आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को आपका 7th और 8th की वीडियो आएगी, ठीक है। वेडनेसडे को 9th 10th, फिर मतलब एक दिन का अल्टरनेटिव गैप आपको मिलता रहेगा, ठीक ना। उसमें आपको मैं जो पढ़ाऊंगा वो तो ठीक है, बट उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस भी देने वाला हूं, आप उसको अगले दिन सॉल्व करके बैठे रहेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आपको मेरा ऐप जो है चैनल का वो आ चुका है प्ले स्टोर पे, राहुल एडुकेयर के नाम से, ठीक है। सेम लोगो है यहाँ पे जो आपको यूट्यूब पे दिख रहा है, वही लोगो वहाँ पे भी मिलेगा, ठीक ना। उसको आप इंस्टॉल कर लें और बहुत ही कम समय में, कम लागत के बहुत अच्छे कंटेंट वहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसमें आपको ये जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के भी तैयारियां कराई जाएंगी। आप कहोगे सर 7th में फिर कॉम्पिटिटिव लेवल कैसे, मुझे भी पता है, मैं आपको 7th में वो तो आईएएस का कंपटीशन नहीं कराने वाला हूँ, लेकिन आईएएस के कंपटीशन के लिए 7th लेवल से ही आपको बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप तैयार रहिए, जो भी जिस भी कंपटीशन में आपको करना होगा, आगे टैकल करना होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ अगले 3 सालों तक अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं, 10th तक, आने वाले समय में फिर देखा जाएगा क्या होता है, बट ये 3 सालों में मैं आपको इस लायक तो बना ही दूंगा अगर आपने पूरा मेरा सपोर्ट किया तो, कि आप किसी भी लेवल पे, जिस लेवल पे आप हैं यानी क्लास 7th लेवल पे हैं, इस लेवल पे आने वाला किसी भी कंपटीशन में आपको पीछे नहीं देखना पड़ेगा, आपका चेहरा जो है वो उतरने नहीं दूंगा, ठीक है। आपके ने जो भरोसा करोगे उस भरोसे पे मैं खरा उतरने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ और है, ताली एक हाथ से नहीं बजने वाली है, मैं पूरे कंटेंट दूंगा, मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आप व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे थंबनेल के साथ लगा हुआ है, आप वहाँ पे मेरे पे व्हाट्सएप करो कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, नहीं अगर छोटी मोटी कोई क्वेरीज होंगी तो मैं वहीं पे आपको वीडियो बना के या फिर टाइप करके अगर समझाने लायक होगा तो टाइप कर देंगे, या फिर छोटी मोटी वीडियो भी बनानी होगी, बेटा यहाँ पे दिक्कत है तो मैं छोटी सी वीडियो बना के आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो और कई सारे लोगों ने एक ही जैसे प्रॉब्लम ला दी, इसका मतलब वहाँ पर गलती मेरी है, क्योंकि मैं शायद उस चीज़ को नहीं समझा पाया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आपको आपकी सारी क्वेरीज खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि मतलब ऐसा नहीं आपको फील होना चाहिए कि ऑनलाइन अगर हम पढ़ रहे हैं तो सर मतलब पूरी तरीके से जैसे ऑनलाइन में अदर लोग जो करते हैं, हालांकि सारे यूट्यूबर्स बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट में ना हो। जनरली जो कि गार्जियंस होते हैं वो लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन आने से बच्चा जो होता है पूरी तरीके से वो अलग ढंग में आ जाएगा और अलग विचार का हो जाएगा, वो टीचर्स के पास जाएगा तो उसको ज़्यादा होगा, ऑफलाइन मोड अलग होता है, ठीक है। बट मैं आपको ये फील नहीं होने दूंगा कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक ना। और जनरली अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो आपके पास एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आप कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। कहीं पे भी जनरली बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स की कोचिंग जरूर करते हैं, ठीक है। मैथ्स करेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो साइंस पढ़ेंगे, बट 7th 8th लेवल पे वो भी नहीं पढ़ते, सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं। लेकिन बाबू आपके आने वाले समय में मैथ्स सिर्फ एक पार्ट होने वाला है। 9th और 10th की बात करें या 11th 12th की भी बात कर लें या फिर आने वाले कंपटीशन की भी बात करें,
अगर मैथ्स पूछा जाता है तो 25% 20% ही आपके काम आने वाला है, ठीक है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं आपके, अगर कंपटीशन की बात करें तो 75% के करीब लगभग जिसमें मैथ्स आती होगी, ठीक है, वो आपको अदर सब्जेक्ट है, जैसे साइंस हुआ, जैसे आपकी SST हुआ, ठीक है, जैसे आपका हिंदी भी हुआ। तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होंगे आप उसको छोड़ते चले जाते हैं और इस वजह से बाद में जाने के बाद आपको कंपटीशन में बहुत परेशानियाँ होती है, ठीक ना। तो हम उस चीज़ को ही ख़त्म करने वाले हैं कि आने वाले समय में आपको अचानक से कोई चीज़ फेस करनी पड़े और आप कहोगे सर इसके लिए तो मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी, फिर मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कहीं जाके रहना पड़ेगा, वहाँ पे कोचिंग करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मैं ख़त्म करने वाला हूँ और आपके साथ जुड़िएगा, आपको मज़ा आएगा, इस बात का मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। रेशनल नंबर को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में एक माइनर सा डिफरेंस होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेशनल नंबर भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। और मैंने अभी अभी बताया कि फ्रैक्शन इज आल्सो विद इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन भी जो होता है वो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, और आप कह सकते हैं कि रेशनल नंबर भी जो होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कि इनमें अंतर क्या होता है, आप कहोगे सर आप ही दोनों बात बता रहे हैं, फिर ये दो क्यों बनाए गए, है ना। जब एक ही डेफिनेशन तो एक ही बना दिया जाता, झूठ मूठ के मैथमेटिशियन लोग रेशनल नंबर के पीछे क्यों पड़ गए, ठीक है। तो रेशनल नंबर एक्चुअली क्या होता है, रेशनल नंबर एक्चुअली क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, बट याद रखिएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर जो होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो होना चाहिए इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। बस समझ में, ये 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अभी कहा कि फ्रैक्शन भी जो होता है वो भी 0 नहीं होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन एक और अंतर ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मस्ट बी को प्राइम, इतना ध्यान रखिएगा, इट मस्ट बी को प्राइम, लेकिन इसको को प्राइम है कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मान लीजिए ये चीज़ है, ये ठीक है, मान लीजिए कि दो आपके पास मिठाई है, ठीक ना। एक मिठाई आपने पूरी की पूरी ले ली और एक मिठाई को आपने 4 टुकड़े किया, उसमें से सिर्फ एक टुकड़ा लिया। पसंद में एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा कि आप इसको कैसे कहोगे कि आपके पास कितना है, तो एक पूरा आपके पास था तो ये पूरा रहेगा, इसमें से आपने एक लिया और इसके आपने 4 टुकड़े किए। बस समझ में, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/4, ठीक है। यानी आपने एक का एक पूरा ले लिया, अगर इसको मैंने बोला ना कि अगर कोई टुकड़ा नहीं करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो एक टुकड़ा था, एक ही अकेले था, आपने उसको पूरा ले लिया और एक में 4 किया और उसका 1 ले लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना। अब इसी चीज को मैं कहूँ कि इसको छोड़िए, अभी इसमें से आपने 2 टुकड़ा ले लिया, तो 2 टुकड़ा ले लिया तो आप कहोगे सर 4 टुकड़े थे उसमें से 2 मैंने ले लिया, ये को प्राइम नहीं होंगे, ठीक ना। को प्राइम कहते किसको है, बेसिकली वो नंबर होते हैं जिससे मान लीजिए कि 2 है 3 है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 है 7 है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 12 है 13 है। इससे इवन ऑड से मतलब नहीं होता, इससे मतलब ये होता है कि इन दोनों नंबर को कोई ऐसा नंबर न हो जो डिवाइड कर दे 1 के अलावा। दोनों नंबर को, कोई एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम लोग बात करें तो 12 कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 4 आल्सो, 6 आल्सो, राइट। इसको 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है और 6 भी डिवाइड करता है। लेकिन यही यानी कि ये 2 से 4 से 6 से और 3 से, इन सब से ये डिवाइड हो सकता है। लेकिन क्या ये चारों नंबर मिलके इसको डिवाइड कर पाएंगे 13 को? नहीं। बात समझ में आ रहा है? यानी कि 12 और 13 क्या होंगे आपके को प्राइम होंगे, क्योंकि दोनों को किसी एक सेम कॉमन नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो सकते सिवाय 1 के। 1 इसको भी डिवाइड कर सकता है, 1 इसको भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई 2 नंबर ऐसे नहीं है जो कि इनको डिवाइड कर दे। बस समझे? जैसे मान लीजिए मैंने कहा 23 एंड 25, कोई ऐसा नंबर बताइए जो 23 को भी डिवाइड करता हो और वही नंबर 25 को भी डिवाइड करता हो। कोई नंबर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो इस वजह से आप कह सकते हैं क्या
ये आपस में को प्राइम है। तो रेशनल नंबर के लिए को प्राइम का केस होना मस्ट है। बात समझ में आया? को प्राइम का केस होना क्या होता है? हमेशा हमेशा मस्ट होता है। तो आप रेशनल नंबर को अगर डिफाइन करोगे तो द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वेयर डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी को प्राइम इंटीजर। बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने नंबर नहीं कहा, मैंने इंटीजर कहा। मीन्स दे कैन बी निगेटिव आल्सो। ठीक है, ये निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, निगेटिव तो ये भी होता है, न्यूमरेटर फ्रैक्शन भी। ठीक ना, इसलिए मैं चूंकि अंतर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, तो यू विल ओनली डिफाइन दैट इन रेशनल नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम, बट वेयर एज इन फ्रैक्शन इट इज नॉट कंपल्सरी। कंपल्सरी बातों पे फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर को प्राइम हो भी जाते हैं तब भी वो फ्रैक्शन में आएंगे, लेकिन को प्राइम नहीं होंगे तो वो भी फ्रैक्शन में आएंगे। मतलब नहीं भी होंगे तब भी फ्रैक्शन में आएंगे, और इसमें को प्राइम होना ही नहीं चाहिए। बात समझ में आया ना? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। रेशनल नंबर में कोई दिक्कत आपको? ठीक ना। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारा रेशनल नंबर मान लीजिए कि हमारा है 2/3, ठीक है, इसमें अगर हम ऊपर और नीचे किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो बनेगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? इसी का इक्विवेलेंट होगा। बात समझ में आया? रेशनल नंबर तो चूंकि 2/3 को ही कहने वाले हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका? इस रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक ना, वो इक्विवेलेंट याद रखेगा। इट कैन नॉट बी स्टेटेड एज रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर हम कह नहीं सकते, बट रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट कह सकते हैं, क्योंकि सेम नंबर से क्या हुआ है? इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। बात समझ में आया? उसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 9/4 है और हमने क्या किया, लेट इट बी 6, 9/6 है और इसको हमने क्या किया? 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको क्या किया हमने? 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 2। समझ में? तो ये क्या होगा? यानी कि आपको नॉर्मली ये है कि किसी भी फ्रैक्शन को, ठीक है, फ्रैक्शन कहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। किसी भी फ्रैक्शन को अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को। वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अगर आपने कहा कि जैसे इसमें मैंने 3 से किया, अभी आप कहोगे सर इसको मैं 2/3 को 5 से कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/15। फिर भी ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सारे की हम लोग बात किया जाए तो ये सेम मानी जाएंगे, ये सब इक्वल होंगे। यानी कि किसी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यानी कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर सेम नंबर से डिवाइड करें, दोनों को एक ही साथ, तो इक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है। जो रिजल्ट होता है वो सेम होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रेशनल नंबर का, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रेशनल नंबर का, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि जो निगेटिव वैल्यू होती है, जो निगेटिव सिंबल होता है, आप कह लीजिए वैल्यू छोड़िए, जो निगेटिव सिंबल होता है वो हमेशा 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 न्यूमरेटर पे होगा। जैसे अगर आपको कह दिया जाए 2/3, ठीक है, देखिए कभी कभी आपसे पूछेगा कि न्यूमरेटर को माइनस करो, डिनोमिनेटर को ये करो, तो जब क्वेश्चन में पूछे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब भी आप आंसर लिखेंगे, आंसर को छोड़ेंगे अगर आप जहाँ पे लास्ट में, तो उस समय ध्यान आपको रखना होगा कि निगेटिव में कभी भी डिनोमिनेटर नहीं होगा। अगर आता है तो आप क्या करेंगे, इसमें -1 से ऊपर और -1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रहती है। इसलिए इसमें माइनस से करेंगे तो माइनस का इसमें कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कभी भी रेशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें निगेटिव सिंबल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर में होता है। बात समझ में आया? तो आज हम लोगों ने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा कि रेशनल नंबर होता क्या, इंटीजर होता क्या, इनकी सोच कहाँ से आई, नेचुरल नंबर की सोच कैसे आई थी, ठीक है, और इंटीजर, फ्रैक्शन, होल नंबर, इन सबों की सोच कैसे आई और इनको कैसे बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, ये होते क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा। ठीक है, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और जिससे आपको ऐसे क्लासेज आगे मिलते रहेंगे। प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें, ठीक ना। हो सकता है कि मंडे से वो ऐप पे सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाए, स्मूथली चल जाए। अभी उस पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं।
बात समझ में आया? और वहाँ से अगर आपको सिर्फ इसी मंथ जो है वो डिस्काउंट का प्रावधान किया गया, इसी मंथ मतलब 15 अगस्त तक, ठीक है, क्योंकि 7 अगस्त को मेरा बर्थडे भी है, तो उस बर्थडे और 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस की खुशी में इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्काउंट को आगे बढ़ा दिया है और 15 अगस्त तक आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा, उसके बाद आपके चार्जेज बढ़ जाएंगे, ठीक ना। तो बैच जरूर ले लीजिए, जो भी वीडियोज होंगी वहाँ पे मिलने वाली, वहाँ पे आपको इंटरनेशनल लेवल पे पूरा टेस्ट करवाया जाएगा, PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस का भी, लाइव क्लासेस का भी प्रावधान है, बट अभी वो क्लासेस नहीं चल पाएंगे, ठीक ना। और भी जो भी आपको, जैसे आपके पास अगर होगा, पढ़ते होंगे तो RS अग्रवाल अगर आपके पास होगा तो फिर आप RD शर्मा अफोर्ड नहीं कर सकते। हम यहाँ पे चैनल पे आपको RS अग्रवाल और RD शर्मा के साथ साथ NCERT को भी फोकस करने वाले हैं। उसके अलावा कम्पिटिटिव लेवल्स में जैसे आप तैयारियाँ करते होंगे CHS वगैरह की, या फिर किसी भी बड़े स्कूलों की तैयारियाँ करते होंगे, ओलंपियाड आता रहता है, वहाँ पे अगर आप तैयारियाँ करते हैं तो उसमें भी आपको कंपटीशन देने के लिए उससे रिलेटेड भी अलग से कोर्सेज उसमें चलाए जाएंगे। सारे कोर्सेज फ्री होंगे, सिर्फ आपको जो कोर्स देना होगा, जो पेमेंट करना होगा, वो पेमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस का होने वाला है, ठीक है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो सब के सब आपको फ्री में मिलने वाली हैं। उसके साथ साथ आपको मंथली जो टेस्ट होंगे वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, वो टेस्ट पेपर आपको मतलब पूरे इंडिया में सर्कुलेट किए जाएंगे, उसमें आप किस लेवल पे हो उसको देखना है, ठीक है। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा कि आप कितना मतलब स्कोर कर रहे हैं, किस स्थिति में है, ताकि आप भी अपने आप को अच्छे से समझ लें, आपके गार्जियन भी आपको अच्छे से समझ लें कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग 7th 8th 9th 10th यहाँ तक अगर हम लोग 4 सालों तक बनते हैं तो अगले आने वाले समय में हमको अपना फ्यूचर को क्रिएट करना, हमको फ्यूचर को डिसाइड करना कि हम किस एंगल से चलें, हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।